सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार ऑनलाइन क्लास में स्वागत है, वेलकम है। आज अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हिंदी, एक क्लास हिंदी का और हम लोग किए हुए हैं, जिसमें आपको हिंदी की सर्वांगीणता के बारे में, हिंदी की सरलता के बारे में, हिंदी की उत्कृष्टता के बारे में बताया गया है। यानी कि हिंदी हमारे लिए आवश्यक क्यों है, हिंदी महत्वपूर्ण क्यों है, या हिंदी अन्य भाषाओं से अधिक लोकप्रिय, अधिक सरल कैसे और क्यों है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। यानी कि हिंदी को हम देवनागरी लिपि में लिखते तो हैं, इसके साथ ही अन्य भाषाओं में बहुत सारी कमियां हैं जो हिंदी में नहीं है। हिंदी में और जो हमको लिखते हैं हिंदी में और पढ़ते हैं, इसमें हर एक वर्ड के लिए, हर एक बात के लिए आपको एक अलग लेटर दिया गया है, एक अलग वर्ड दिया गया है, जिसके माध्यम से उसको हम प्रकट करते हैं। ऐसे तो भाषा का विकास सामान्यतः समाज की अनुपयोगिता के आधार पर होता है। समाज, सिस्टम, फैमिली जैसा होता है, बच्चों के अंदर उसी प्रकार की भाषा का डेवलपमेंट स्वतः शुरू हो जाता है। जैसा कि हमने बताया था कि भाषा में हम लोग 3 प्रकार के मुख्य भाषाओं का अवलोकन करते हैं, समझते हैं, जानते हैं और उसके बारे में पढ़ते भी हैं, जिसमें से मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। आपको बताया गया है कि लिखित भाषा भी सांकेतिक भाषा का ही एक स्वरूप है, जिसमें हमारे द्वारा जो भी ध्वनि बोला जाता है उसको संकेत के द्वारा हम प्रकट करते हैं। जैसे हम बोले क, तो क को हम लिखेंगे तो वह एक संकेत के माध्यम से समक्ष प्रस्तुत होगा। यानी कि जो बोल नहीं सकता है वह लिख करके संकेत के द्वारा बता सकता है। उसके बारे में कि क्या आपको बताया जा रहा है, क्या किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो भाषा का विकास स्थानीय लोक व्यवस्था के अनुसार भी होता है। हमारे पूरे ब्रह्मांड में, हमारे पूरे विश्व में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, पढ़ी जाती है, समझी जाती है। बहुत सारी भाषाएं मृतप्राय भी हो चुकी है। मृतप्राय का अभिप्राय यहाँ पर इससे है कि लुप्त होने के कगार पर है। यानी कि उसको बोलने, समझने, पढ़ने और लिखने वालों की संख्या नगण्य मात्र है और कुछ भाषाएं पहले ही मृत्यु हो चुकी है। तो हिंदी ऐसे सारी भाषाओं में बहुत आसान है, उत्कृष्ट है, यह अपनी लोकप्रियता को लिए हुए है। तो हिंदी में हमने जाना था कि अन्य भाषाओं से क्यों महत्वपूर्ण है। यह भाषा का प्रकार तो है, लेकिन भाषा में यह कितने प्रकार से व्यक्त होता है। तो जैसे हमने तीनों तरह से लिखित भाषा, मौखिक भाषा और सांकेतिक भाषा को लिखा था, उसका हमने तीनों माने अलग अलग भाषाओं के रूप में जो हमारे क्षेत्र में पढ़ी जाती है, लिखी जाती है, बोली जाती है, जिसका हम लोग प्रयोग करते हैं, उसके लिए हमने इसको व्यक्त किया था। भाषा ऐसा नहीं है कि कोई भी विषय वस्तु आप पढ़ेंगे तो उसमें भाषा की उपयोगिता नहीं है। आप कोई भी विषय वस्तु पढ़ें, चाहे आप आर्ट्स पढ़ें, चाहे आप साइंस पढ़ें, चाहे आप कॉमर्स पढ़ें, या साइंस में मैथ पढ़ें, बायोलॉजी पढ़े, फिजिक्स पढ़े, या कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, तो आपको एक निश्चित किसी भाषा के अंतर्गत ही पढ़ना पड़ता है। तो हमको अब आगे जाना है कि यह हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक हमको मेंटर की जरूरत होती है, एक गुरु की जरूरत होती है, एक सिखाने वाले की जरूरत होती है। जैसे कि आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा या आप पढ़े होंगे कि जहां जो आपके दिमाग में आता है कोई सोच, और वह सोच जब आप को निष्कर्ष तक पहुंचाते हैं, निष्कर्ष तक पहुंचते हैं उस सोच के माध्यम से, तो उस सोच को निष्कर्ष तक पहुंचाने वाला जो संपूर्ण माध्यम होता है उसका नाम विज्ञान देते हैं। तो भाषा हमारी एक सोच है। सोच का मतलब यह हो गया कि हमारे दिमाग में कोई बात आया, जिस माध्यम से आया उसको हम प्रकट किए, तो यह हम निष्कर्ष के रूप में किसी दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, प्रकट करते हैं। तो यहाँ पर यह जो तरीका हुआ, यह हुआ विज्ञान। क्या हुआ? विज्ञान हुआ। अब यहाँ पर जो हम व्यक्त करते हैं, इसका नाम हम विज्ञान नहीं देते हैं, इसका नाम देते हैं शब्द शास्त्र देते हैं, इसका नाम या व्याकरण देते हैं। अर्थात
जो भाषा से संबंधित, यानी कि हमारे मन के विचारों को जो दूसरे के समक्ष हम प्रस्तुत करते हैं जिस माध्यम से, उन विचारों को नियम के अंतर्गत रख करके व्यक्त करने का जो तरीका बताता है वह कहलाता है व्याकरण। ऐसे किताब की भाषा में कहें, किताबी भाषा में कहें, बहुत सारे आपको हिंदी की पुस्तक को लिखने वाले, व्याकरण को लिखने वाले जो भी विद्वान हैं, उनकी भाषाओं में हम कहें तो व्याकरण एक ऐसा शब्द शास्त्र है, एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा महत्वपूर्ण हथियार है, एक ऐसा भाषा का औजार है जो उस व्याकरण से संबंधित बातों को शुद्ध पढ़ना, लिखना, बोलना या किसी अन्य रूप में निरूपित करना हमें सिखाता है। यानी व्याकरण वह माध्यम है, वह कारक है जिसके द्वारा हम उससे संबंधित भाषा को सही रूप में, शुद्ध रूप में पढ़ पाते हैं। अर्थात अगर हम किसी भाषा की बात करें, वह चाहे हिंदी भाषा हो, चाहे संस्कृत भाषा हो, चाहे अंग्रेजी की भाषा हो या कोई भी भाषा हो, तो उस भाषा को सही रूप में जानने के लिए, उसके उच्चारण को समझने के लिए, उसके लेखन को समझने के लिए, यानी कि भाषा शैली को विकसित करने के लिए उससे संबंधित व्याकरण की आवश्यकता अनिवार्य है। यानी कि उसका व्याकरण ही हमें यह बताता है कि उस भाषा को हमें कैसे पढ़ना, सीखना और जानना है। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इस कड़ी में आपको बताएं कि यह भाषा महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए, इसमें अच्छा करने के लिए, अगर आप यहां पर इसको पढ़ना चाहते हैं, आप पहले पूरे वीडियो को देखिए, उसके बाद निर्धारित कीजिए कि आपको यह लाभ पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। अगर आप समझते हैं कि हमें लाभ पहुंचा रहा है, 2-4 बातें आपको सीखने को मिल रही है, तो इस चैनल के नीचे रेड बटन सब्सक्राइब का है, उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि इस चैनल के माध्यम से प्रत्येक वीडियो का लाइव अपडेट मिलता रहे। एक बात और आप बता दें कि इस चैनल के माध्यम से सोमवार से, आने वाले सोमवार से, मंडे से संस्कृत का क्लास भी संभवतः चलेगा, संस्कृत का क्लास भी होगा। तो हम मुख्य बात पे आए, यानी कि भाषा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता है, एक कारक की आवश्यकता है, एक मार्गदर्शक की आवश्यकता है, और वह मार्ग, वह नियम सिद्धांत, वह सरलीकरण देता है कौन? व्याकरण। यानी व्याकरण क्या है? तो व्याकरण यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं ग्रामर। व्याकरण क्या है? तो वह शास्त्र या विज्ञान जो अपने से संबंधित किसी भाषा को शुद्ध रूप में सीखने में सहायक होता है, व्याकरण कहलाता है। यानी कि हिंदी के अन्य विद्वानों के भाषा में हम कहें, व्याकरण की किताबों की भाषा में कहें, तो व्याकरण वह माध्यम है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और शुद्ध पढ़ना सीख पाते हैं। तो वही शास्त्र, वही विज्ञान व्याकरण कहलाता है। अब देखिए, हम हिंदी भाषा को पढ़ने जा रहे हैं, तो व्याकरण में हमको क्या पढ़ना होगा? हिंदी व्याकरण पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा? हिंदी व्याकरण।
यानी कि हम कह सकते हैं कि व्याकरण का वैसा भाग, वैसा खंड जिसके माध्यम से हम हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में अध्ययन करते हैं, वह क्या कहलाता है? हिंदी व्याकरण कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि व्याकरण का वह खंड जिसके माध्यम से हिंदी भाषा को शुद्ध रूप में अध्ययन कर पाते हैं, हिंदी व्याकरण कहलाता है। हिंदी व्याकरण कहलाता है। यह हो गया हिंदी व्याकरण। अब हिंदी व्याकरण में बारी आती है सीखने की। हम सीखना शुरू करेंगे कैसे, अब इसमें हम लोग जानेंगे। तो इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है, जहां से हम व्याकरण का कड़ी डेवलप करते हैं कि कैसे यह आगे बढ़ता है, तो सबसे पहले व्याकरण में हमको यह जानना अनिवार्य है कि इसका अल्फाबेट यानी कि अब भाषा बनता कैसे है। जैसे बहुत सारी बातें हम लोग बोलते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। यह सारी बातें का डेवलपमेंट, जैसे हम बात ही बोल रहे हैं तो बात हम लिखेंगे कैसे, तो बात के लिए यह बात ऐसे लिखेंगे, यह संकेत हो गया, यह ध्वनि का संकेत हो गया। अगर इसको फिर हम पार्ट बाय पार्ट करते हैं तो यह हमको मिलेगा अलग अलग बा और त। फिर हम इसका भी पार्ट कर सकते हैं तो यह मिलेगा ब हलन जोड़ा, फिर इसका भी पार्ट कर सकते हैं त हलन और अ। यानी कि यह सबसे छोटा पार्ट इसका हो गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम भाषा का डेवलपमेंट करते हैं, भाषा के बारे में पढ़ने चलते हैं, तो हमको व्याकरण की आवश्यकता होती है। और उस व्याकरण में जहां से हमको वह सिखाता है भाषा के बारे में, तो सबसे पहले व्याकरण हमें यह सिखाता है कि भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा जो अविभाज्य होता है। जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं कि पदार्थ का सबसे छोटा कण जो अविभाज्य होता है परमाणु कहलाता है। ज्यामिति में पढ़ते हैं कि ज्यामितीय रचना का सबसे छोटा जो टुकड़ा होता है जो अविभाज्य होता है बिंदु कहलाता है। ठीक उसी तरह से हम यहाँ पर भाषा में भी पढ़ते हैं कि भाषा का वह सबसे छोटा टुकड़ा जिसका और अधिक छोटा पार्ट नहीं किया जा सकता है, या हमारी वह मूल ध्वनि जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते हैं, वह कहलाता है, उसका नाम दिया जाता है वर्ण। और आपको तो बताया गया है कि नाम अलग चीज है और काम अलग चीज है। कोई भी हम देखते हैं कुछ या करते हैं कुछ, तो सबका एक नाम दिया जाता है। उस नाम का कुछ ना कुछ काम भी होता है उस सामग्री का। तो यहाँ पर नाम भी और काम भी सबका अध्ययन हमको करना है। तो सबसे पहले व्याकरण में हम लोग पढ़ेंगे तो वर्ण के बारे में, यानी कि हम पहले जानेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार कहने का तात्पर्य हुआ कि भाषा की सबसे छोटी कड़ी जिसको और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं, या हमारे द्वारा की गई या बोली गई ध्वनि का सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं। अक्षर का तात्पर्य क्या हुआ? तो अक्षर, क्षर का मतलब जिसका क्षरण नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो, यानी कि अ मतलब नहीं, क्षर मतलब नष्ट नहीं हो, यानी कि जिसका विनाश नहीं हो, जो नष्ट नहीं हो, उसको हम कहते हैं अक्षर। यानी वर्ण वह सबसे छोटा पार्ट होता है जिसके बाद उससे छोटा उसको नहीं कर सकते हैं, इनके उसका विनाश नहीं होता है, तो वह वर्ण कहलाता है, या उसी को हम अक्षर भी कहते हैं। यही आप अंग्रेजी में जब जाएंगे तो अंग्रेजी भाषा का सबसे छोटा खंड जो होता है उसको हम लेटर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि उस वर्ण में क्या क्या आएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पाठ वर्ण विचार। अब देखिए यहाँ पे
अब व्याकरण का हम सबसे महत्वपूर्ण पार्ट वर्ण विचार पढ़ने जा रहे हैं, यानी कि सबसे छोटा पार्ट, जिसके माध्यम से यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं जैसे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, उसी सेल से डेवलप होकर के पूरा शरीर तैयार होता है। जैसे आप घर बनाते हैं तो उसकी भी छोटा पार्ट, उसकी भी सबसे छोटी इकाई ईंट होती है, जिस ईंट को रख करके हम घर बनाते हैं। उसी तरह से भाषा का, किसी भाषा का सबसे छोटा खंड, सबसे छोटा टुकड़ा, जिसे और अधिक छोटा हम नहीं कर सकते हैं, वह कहलाता है वर्ण। यानी हम लिख सकते हैं भाषा का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा टुकड़ा, जिसे और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता है, वर्ण कहलाता है। हम अगर इसको दूसरी भाषा में लिखें तो लिख सकते हैं कि हमारे मूल ध्वनि का वह भाग, मूल ध्वनि का वह भाग जिसके खंड या टुकड़े नहीं हो सकते, वर्ण कहलाते हैं। यह हो गया, यानी कि हम उसका टुकड़ा नहीं कर सकते हैं तो वह क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। वर्ण को हम अक्षर भी कहते हैं, अक्षर का मतलब हो गया अ जोड़ क्षर का मतलब जिसका नाश हो, यानी कि नाश होने वाला, और अ मतलब नहीं, यानी कि जिसका नाश नहीं हो वह क्या कहलाता है, अक्षर कहलाता है। यानी कि वर्ण अक्षर का एक पार्ट है। जैसे अगर हम कहते हैं, कोई भी हम काम कहें, कोई भी हम बात कहें, कुछ भी अगर हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं राम अगर लिखते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, हम रा लिखेंगे और म लिखेंगे। फिर इसमें भी देखिए, रा को क्या लिख सकते हैं, र हलन जोड़ आ और म हलन जोड़ अ, यह हो गया राम। यानी कि अब इससे छोटा हम इसको नहीं कर सकते हैं। अभी आपको यह नहीं समझ में आएगा, यह जो सबसे छोटा राम का यह जो सबसे छोटा पार्ट आ गया, यही कहलाता है आपका वर्ण या अक्षर। इससे छोटा हम पार्ट नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब यहां पर यह वर्ण का, किसी शब्द के पार्ट को वर्ण के रूप में कैसे तोड़ेंगे, जब आगे हम वर्ण के प्रकार पढ़ लेंगे, वर्ण में क्या क्या आता है इसको पढ़ लेंगे, तब आपको यह समझ में आएगा। इसको हम कहते हैं वर्ण विशेष। कभी कभी आपसे पूछा भी जाता है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव, कोई शब्द दे देगा और कहेगा बताइए इस शब्द में कितने वर्ण शामिल हैं, कितने अक्षर शामिल हैं। जैसे राम दे देगा और कहेगा कि राम में कितने वर्ण शामिल है, कितने अक्षर शामिल है, तो राम को तोड़ना पड़ेगा, तोड़ करके देखेंगे कितने वर्ण या कितने अक्षर शामिल है। तो राम में कितने अक्षर शामिल है अगर पूछेगा तो 4 अक्षर शामिल है, 4 वर्ण शामिल है। तो यहां पर हम लोग जानेंगे, वर्ण विशेष के बारे में जानेंगे, किसी शब्द को तोड़ करके उसके सबसे छोटे पार्ट तक कैसे पहुंचेंगे हम लोग। इसमें अभी आगे हम लोग वर्ण पढ़ेंगे, इसका 12 खड़ी पढ़ेंगे, वहां से आपको यह पता चलेगा। अब देखिए इसका संयोजन कैसे होता है, कैसे हम इससे आगे बढ़ते। तो सबसे छोटा पार्ट हो गया आपका व्याकरण का। जैसे अब वर्ण को मिलाएंगे, वर्ण को या अक्षर को एक दूसरे से मिलाते हैं तो वर्ण या अक्षर से बनता है शब्द। शब्द को शब्द भी कहते हैं और पद भी कहते हैं। शब्द पद में भी डिफरेंस बताएंगे, अभी थोड़ा सा जान लीजिए शब्द क्या होता है और पद क्या होता है। शब्द और पद में यानी कि जब कोई भी आपका शब्दों का, अक्षरों का समूह, यानी कि कोई, जैसे राम हम लिखे, यह एक आपका शब्द है, तो कोई भी शब्द तब कहलाता है जब वह किसी वाक्य का खंड नहीं हो। लेकिन
अगर वह किसी वाक्य से आता है तो उस शब्द को, उस अक्षरों के समूह को हम पद कहते हैं। यह राम ऐसे ही लिखा गया तो राम को अभी हम क्या कहेंगे, पद नहीं कहेंगे, अभी हम इसको शब्द कहेंगे। लेकिन अगर हम लिखते हैं राम आम खाता है तो उस स्थिति में राम जो होगा वह क्या होगा, उस पूरे वाक्य का एक खंड है, इसलिए उसको हम पद कहेंगे। यानी कि जब अक्षरों का समूह, वर्णों का समूह किसी वाक्य से आता है तब उसको हम पद कहते हैं, और जब वह किसी वाक्य में शामिल नहीं होता है तब उसको हम शब्द कहते हैं। तो यहाँ वर्ण या अक्षर, इससे बनता है शब्द या पद। शब्द और पद को जब मिलाते हैं तो इससे बनता है वाक्य, वाक्य को मिलाते हैं तो इससे बनता है वाक्यांश। इसी से वाक्यांश कहिए, वाक्यांश से गद्यांश, पद्यांश, है ना, गद्यांश कह सकते हैं, पद्यांश कह सकते हैं। इसको मिलाते हैं तो अलग अलग, हम जब उसको शामिल करते हैं अलग अलग गद्यांश को तो पूरा एक पाठ बनता है। पाठ को जब मिलाते हैं तो पाठ्य पुस्तक बनता है। जो हम लोग पढ़ते हैं अपने सिलेबस में जो पुस्तक, उसमें बहुत सारे पाठों का समायोजन होता है, संकलन होता है, इसीलिए हम जो पुस्तक पढ़ते हैं उसको पाठ्य पुस्तक कहते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग पाठों का संयोजन होता है उस पुस्तक में, इसीलिए वह पाठ्य पुस्तक कहलाता है। और पाठ कैसे बनता है, तो अलग अलग पदों के संयोजन से या अलग अलग गद्यों के संयोजन से हमारा पाठ तैयार होता है, उस पाठों के संयोजन से पाठ्य पुस्तक तैयार होता है। और पाठ्य पुस्तक का जब हम संग्रह करते हैं तो पुस्तकालय तैयार होता है। यह ऐसे इसका विकास हुआ है, ऐसे इसका नामकरण हुआ है जब इसे आगे पढ़ा गया है तब। अब हम लोग जानेंगे कि यह तो समझ में आ गया कि भाषा का सबसे छोटा टुकड़ा, यानी कि जिसे हम और अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं, वह अधिक छोटा नहीं हो सकता है, उसको हम कहते हैं वर्ण। उसको क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर। और उस वर्ण या अक्षर से शब्द वाक्य ऐसे या आगे बढ़ता है। अब हम लोग जानेंगे कि वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं, उनके कौन कौन से प्रकार हैं और इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया, यानी कि वर्ण का प्रकार। तो आइए देखते हैं वर्ण का प्रकार। अब देखिए वर्ण के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो वर्ण को हम अपने प्रयोग के अनुसार, हम अपने प्रयोग के लिए वर्ण के दो प्रकार में बांटे हैं। वर्ण को दो भागों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। वर्ण के कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार। कौन कौन, तो पहला हो गया स्वर वर्ण और दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण। अब इसमें एक एक करके अध्ययन करेंगे। अब इसके भी पार्ट को थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं। स्वर वर्ण को बांटा गया है। अब इसमें एक होता है हर्षो स्वर, एक होता है दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर और एक होता है प्लुत स्वर। यह चार हो गए स्वर वर्ण के प्रकार। और दूसरा हम लोग जानते हैं व्यंजन वर्ण। यह अभी हम सिर्फ प्रकार इसके बता रहे हैं, फिर एक एक करके हम सबका अध्ययन करेंगे। स्वर वर्ण का अलग, व्यंजन वर्ण का अलग। अब देखिए यहां पे व्यंजन वर्ण में क्या होता है, कौन कौन से इसके प्रकार होते हैं। तो व्यंजन वर्ण में आता है आपका, जैसे हम कहते हैं व्यंजन वर्ण में स्पर्श, स्पर्श व्यंजन वर्ण। और क्या आता है उसके बाद, तो उसके बाद आता है अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। इसके बाद क्या आता है ऊष्म व्यंजन वर्ण। उसके बाद क्या आता है संयुक्त व्यंजन वर्ण। इसके अलावे भी और भी व्यंजन वर्ण, द्विगुण व्यंजन होता है, उसमें भी होता है इसका एक व्यंजन का भी वो एक प्रकार होता है। अब इसमें हम यह जानेंगे कि स्वर वर्ण में यह जो हर्ष दीर्घ संयुक्त प्लुत होता है वह क्या होता है, स्वर्ण वर्ण किसे कहते हैं। ऐसे अगर दोनों सारे वर्णों की संख्या को मिला दें तो वर्णों की कुल संख्या जो होती है वह होती है 52। अब एक एक करके पहले किस वर्ण में कितनी संख्या होती है उसको हम लोग जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं हम लोग स्वर वर्ण से।
तो आइए देखते हैं स्वर वर्ण के बारे में। स्वर वर्ण कहने का मतलब हो गया कि जिसके उच्चारण में, जिसको बोलने में किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, वह बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के प्रयोग में आता है, बोला जा सकता है, उस वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। यानी कि वर्ण का वह प्रकार जिसमें अन्य किसी वर्ण का कोई योगदान नहीं होता है, वर्ण का वह प्रकार जिसमें अन्य किसी वर्ण का कोई योगदान नहीं होता है, या किसी अन्य वर्ण का कोई सहायता नहीं लेता है, इसको कहते हैं स्वर वर्ण। स्वर वर्ण कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा, अब इसकी संख्या के बारे में कुछ किताब में कुछ और लिखा हुआ है, कुछ किताब में कुछ और लिखा हुआ है, लेकिन आधुनिक हिंदी में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें इसके संख्या बदल गई है, इसमें इसके आने वाले जो अक्षर है, वर्ण है, उनका नाम और काम कुछ हटा दिया गया है, कुछ जोड़ दिया गया, कुछ को अलग कर दिया गया है, ऐसे बहुत सारे हैं। तो फाइनली हम इसमें जानेंगे कि स्वर वर्ण की जो संख्या होती है वह है 11। वह है कितनी? 11। पहले देखिए हम लोग वर्तमान मतलब कि प्राचीन से आएंगे और वर्तमान में आएंगे कि प्राचीन में क्या था और वर्तमान में क्या है। तो देखिए स्वर वर्ण जो है इसमें आता है अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, हर्षवरी, दीर्घ री, ली, ए, ओ, औ, अंग और अ। यह वर्ण आते हैं। काउंट करके देखिए कि इसकी संख्या कितनी है। इसमें यह पूरे कुल मिलाकर के संभवतः 14 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 है। अब देखिए यहां पर क्या क्या हो गया है। यह 2 स्वर वर्ण में अब नहीं लिखा जाता है, इसको कहा जाता है अब अयोगवाह। यह दीर्घ री है, इसको भी अब इसमें शामिल नहीं किया जाता है, इसको भी हटा दिया गया है। ली जो है यह हिंदी वर्ण में नहीं लिया जाता है, इसका प्रयोग संस्कृत में होता है, वह भी बहुत कम, नगण्य। तो यहां पर देखिए अब 15 वर्ण था, लेकिन अब 4 को हटा दिए तो बच कितना जाएगा? 11। यानी कि हिंदी में अगर पूछा जाए कि स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है तो आप क्या बताएंगे? 11। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन होगा? अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ और औ। यह कुल संख्या हो गई 11। अब इसमें से आप इसको बता सकते हैं, नहीं बता सकते हैं। यहां से अब यह जो वर्ण लिखा गया है, यह जो वर्ण लिखा गया है, इसमें कुछ जो है वह हर्स्व है, कुछ दीर्घ है और कुछ संयुक्त है। अब कौन हर्स्व है, कौन दीर्घ है, इसको देखेंगे। हर्स्व का मतलब यह हो गया कि स्वर वर्ण का वह प्रकार जिसमें समय, जिसके उच्चारण में समय कम लगता है, बहुत ही कम लगता है, या जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, वह हर्ष स्वर होता है। यानी कि अगर हम हर्ष स्वर की बात करें, हर्ष स्वर की बात कहें तो हर्ष स्वर में कौन कौन आ जाएगा? अ, ई, उ,
और री। या संस्कृत में भी हम लोग पढ़ेंगे वहां पे, जैसे वहां पे अक सवर्ण दीर्घ एक आता है, तो अक का मतलब हो गया जिसमें अ ई उ न, अ ई उ री। इसके बाद ठीक इसी तरह का सवर्ण आएगा तो वह क्या हो जाएगा, वह अपने ही का दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। समान वर्ण दीर्घ में परिवर्तित। खैर यहाँ पे मिक्स करेंगे तो दिक्कत होने लगेगा, अभी इसी में समझिए। हर्ष का मतलब क्या हुआ, हर्ष स्वर किसे कहेंगे, तो स्वर वर्ण का वह प्रकार जिसमें एक मात्रा का प्रयोग होता है या जिसमें अपेक्षाकृत बहुत कम समय लगता है उच्चारण में, उसको हम कहते हैं हर्ष स्वर। हमने शुरू में ही बताया कि वर्ण का वह प्रकार होता है जिसके उच्चारण में अन्य वर्णों की या अन्य की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि उच्चारण जैसे करते जैसे अ कहते हैं अ तो सिर्फ अ ही आएगा, आ कहते तो सिर्फ आ ही आएगा, ई कहते तो सिर्फ ई ही आएगा, यानी कि और किसी वर्ण का प्रयोग उसमें नहीं होता। तो इसलिए हम इसको कहते हैं स्वर वर्ण। अब हर्ष में यह कितनी संख्या हो जाएगी वर्णों की, 4। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर, दीर्घ में क्या होता है, तो स्वर वर्ण का वह प्रकार जिसमें 2 मात्रा का प्रयोग होता है या हर्ष स्वर से थोड़ा अधिक समय उच्चारण में लगता है, उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। इसमें दीर्घ कौन कौन होगा, आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ। यानी कि दीर्घ स्वर की संख्या हुई कितनी, 3। और तीसरा संयुक्त स्वर। संयुक्त यानी कि इसी में से 2 स्वरों को मिलाने पर जो बनेगा उसको कहते हैं दीर्घ स्वर। अब यहां पर हम दीर्घ संयुक्त स्वर तो लिखेंगे कौन कौन आता है, लेकिन हम लोग जब संधि करेंगे वर्णों का वहां पे हमको पता चलेगा कि यह दीर्घ कैसे बदल रहा है, संयुक्त में कैसे बदल रहा है। अब कौन कौन होगा, ए, ऐ, ओ और औ। यानी कि इसकी संख्या भी हो गई 4। इनकी 4 3 7 4 11। यानी कि यह दिए गए 11 स्वरों में यह आपका 3 स्वर हो गया। एक हमने और बताया प्लुत स्वर। प्लुत स्वर, प्लुत का मतलब क्या हुआ, प्लुत स्वर का मतलब यह हुआ कि जिसमें 2 से अधिक मात्रा का प्रयोग होता है, जिसमें 2 से अधिक मात्रा का प्रयोग होता है। तो यह जितने भी स्वर वर्ण दिए गए हैं यह सभी या तो 1 मात्रा वाले हैं, नहीं तो 2 मात्रा वाले हैं। लेकिन जिसमें 2 से अधिक मात्रा का प्रयोग होता है उस स्वर को हम कहते हैं प्लुत स्वर। अब उसके पहचान के लिए हम क्या करते हैं, उसके पहचान के लिए सिंबल देते हैं। तो प्लुत स्वर में क्या लिखिएगा, स्वर वर्ण का वह प्रकार जिसमें 2 से अधिक मात्रा का प्रयोग होता है प्लुत स्वर कहलाता है। पहचान यदि वहां पे आएगा, यह बताता है कि जिस वर्ण के बाद इसको लिखा जाएगा उसको अधिक समय तक उच्चारित किया जाएगा। जैसे देखिए उदाहरण में हम लिखते हैं ओम, ओम लिखते हैं, तो देखिए ओ के बाद यह 3 लिखा हुआ है ना, यह 3 का मतलब हो गया कि ओ को अधिक समय तक आपको उच्चारण में लाना है। यानी क्या करते हैं हम, ओ, यानी कि ओ का उच्चारण लंबे समय तक करते हैं, उसके बाद म को पढ़ते हैं। ज्यादातर प्लुत स्वर का प्रयोग शास्त्रीय संगीतों में, सूफी गायनों में, गजल में, इस सब सारे संगीतों में, या जो घरों में स्त्रियां गीत गाती हैं उन सब में, यानी कि संगीत के क्षेत्रों में प्लुत स्वर का प्रयोग ज्यादा होता है। जैसे अगर कोई वादन करता है संगीत का या शास्त्रीय संगीत करता है तो वह लगातार एक ही वर्ण पर कभी कभी जोड़ देता है, तो वहां पे जब वह एक ही वर्ण को लगातार बोलता रहता है तो वहां पे कौन सा आपका प्रयोग होता है स्वर का, तो प्लुत स्वर का प्रयोग होता है। और प्लुत स्वर की पहचान के लिए यह हो गया। तो यह संपूर्ण हो गया स्वर वर्ण के बारे में कि स्वर वर्ण में क्या आएगा, स्वर वर्ण के कितने प्रकार हुए, स्वर वर्ण को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कैसे बांटा गया है, स्वर वर्ण किसे कहते हैं, तो इसके बारे में हम लोग संपूर्ण आज जाने। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में। तो अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी जानकारी मिली हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार
चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं और लगातार इस वीडियो के माध्यम से या अन्य आने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिले और इसका आप लाभ ले सके। धन्यवाद। पुनः अगले क्लास में।